हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूचुंबकत्व, क्योंकि हमारा चैप्टर चला हुआ था चुंबकत्व एवं द्रव्य, तो उसी के बारे में उसी चैप्टर में आज का टॉपिक है भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व होता है पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पहली बात तो यही है कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है। जैसा कि जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो तब बताया था कि एक टापू बताया था मैग्नीशिया नाम का, उस पर व्यक्ति भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पड़ा पत्थर उनके पैरों को आकर्षित कर रहा है। क्यों आकर्षित कर रहा था? क्योंकि उनके पैरों में जो जूते थे उनमें कील लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, चमड़े के जूतों में कील लगी होगी। तो उन्होंने देखा कि जो कील लगी हुई थी लोहे की, वो पत्थर उसको आकर्षित कर रहा था। तो इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहली बात तो यही है कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है, इसका प्रूफ क्या है। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है? क्योंकि जब हम सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो वो क्या कर रही है, एक सिरा उसका उत्तर की ओर है और दूसरा सिरा उसका दक्षिण की ओर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है, इसका क्या प्रूफ है। तो सबसे पहली बात आई कि पृथ्वी पर चुंबकत्व है, इसका प्रूफ क्या है। अभी मैं थ्योरी समझा रही हूँ, थोड़ी सी उसको ध्यान से समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए ध्यान से देखना और उसको लास्ट तक जरूर देखना। तो पृथ्वी पर चुंबकत्व है, इसका पहला प्रूफ तो यह आया कि जब हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पृथ्वी पर कुछ पत्थर पाए गए वहां पर, और वो लोहे को क्या कर रहे थे, अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। दूसरी बात आती है कि यदि हम लोहे की कील को जमीन पर बहुत नीचे तक गाड़ दें और उसको बहुत सालों बाद निकालें तो वो भी एक चुंबक बन जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने क्या कर दिया, उसको भी एक चुंबक में बदल दिया। और तीसरी बात आती है कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक एक दिशा में आ जाता है। क्या आता है? चुंबक एक दिशा में आ जाती है, यानी उसका एक सिरा उत्तर की ओर आता है और दूसरा सिरा दक्षिण में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है, जिससे वो क्या हो रहा है, चुंबक को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है? वो चुंबक को अपनी ओर खींच रहा है। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब बात आई कि जब पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है, हमने पढ़ा था कि जब सजातीय आवेश होते हैं वे सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है और हमने चुंबक लटकाई कोई, इसको कॉपी में नहीं लिखना, एक बार समझना है। हमने चुंबक लटका दी तो चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर और दक्षिण ध्रुव है तो पृथ्वी के दक्षिण की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ध्रुव उत्तर एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और दक्षिण भी क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्योंकि समान जो ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ चुंबक को आकर्षित कर रहा है कौन? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। तो इससे क्या आगे बात क्या चली कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर गर्भ में एक चुंबक है। क्या है? पृथ्वी के गर्भ में चुंबक है, लेकिन उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर उस चुंबक का उत्तरी ध्रुव नहीं है। यानी बात क्या है कि जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वहां चुंबक का क्या है, दक्षिण ध्रुव है। ये हमारी क्या है, गोल पृथ्वी हो गई। तो जो उसके गर्भ में चुंबक है वो क्या है, वो उसका दक्षिण ध्रुव है और इधर उसका उत्तरी ध्रुव है।
यानी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर क्या है, उसका दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण की ओर उसका उत्तरी ध्रुव है। और जब हम यहाँ पर चुंबक लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक तो क्या देखेंगे, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो चुंबक है उसका वहां पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। वो दक्षिणी ध्रुव उत्तर को क्या कर रहा है, उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो चुंबक है वो रियल में क्या है, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वो उसका दक्षिणी ध्रुव है और जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि अगर किसी ने पूछा कि पृथ्वी का उत्तर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्यों आकर्षित कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या चुंबक है और वो क्या कर रही है, वो उसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर है और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि पृथ्वी पर चुंबक तो है। क्या क्यों है चुंबक, तो क्योंकि यदि हम लोहे की कील को जमीन पर बहुत नीचे तक गाड़ दे तो बहुत सालों बाद निकाले तो वो क्या बन जाती है, एक चुंबक बन जाती है। और जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक एक दिशा में आ जाती है, उसका एक सिरा उत्तर की ओर चला जाता है और दूसरा सिरा उसका दक्षिण की ओर चला जाता है। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर चुंबक तो है, यानी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद बात आती है दूसरी बात कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, यानी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है। अब हमने बता तो दिया कि पृथ्वी पर है चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन क्यों है उसके लिए भी हमारे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने सबने अलग अलग मत दिए। एक मत क्या था कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर लोहा है जिसे कोर कहते हैं। हमने भूगोल में पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर लोहा है जिसे कोर कहते हैं और वो कोर क्या होती है, गर्म होती है। और जब पृथ्वी गोल गोल घूमती है तो ये लोहा क्या हो जाता है, बहुत गर्म है और इसके अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू होंगे। जब लोहा बहुत गर्म है तो इसके अंदर से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या बनता है, आयन। सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में कि ये आयरन है, इसमें से मान के चलो हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हुआ, Fe2+ आयन, यानी क्या बन गया, आयन बन गया। तो जब हमारी पृथ्वी गोल है और वो गोल गोल घूमती है, घूमने पर क्या हुआ, लोहा भी घूमेगा और लोहे से जो आयन निकल रहे हैं वे भी घूमेंगे। और जब आयन घूम रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आवेश भी घूमता है। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब हमारा आवेश घूमता है तो क्या होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, अंदर उसके लोहा है और वो लोहा गर्म होने के कारण आयन देता है। और जब पृथ्वी घूमती है तो आयन भी घूमता है, यानी आवेश घूमता है। और आवेश घूमने पर हमें पता है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि ओर्स्टेड के प्रयोग में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब आवेश गति करता है तो क्या होता है, वहां पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बात आई है, तो हमारी बाकी बात थी हिस्ट्री की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी कि पृथ्वी पर चुंबक है, इसका प्रमाण बताइए, और चुंबकीय क्षेत्र है तो क्यों है वो बताइए। तो ये तो थी हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री कि पृथ्वी पर चुंबक है, किस लिए है और क्यों है। और दूसरी बात आई कि हमारी चुंबक जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिण ध्रुव की ओर क्यों आकर्षित होती है। चुंबक पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी चुंबक का उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक का दक्षिणी सिरा पृथ्वी के दक्षिण की ओर क्यों आकर्षित होता है। तो इतनी बात सबकी हुई क्लियर। इसके बाद बात आती है निकलकर कि पृथ्वी के चुंबक के संबंधित पद, यानी जो पृथ्वी का चुंबक है उसके संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष क्या है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं।
अब तक हम इन बातों को सिर्फ रटते आए हैं कि भौगोलिक अक्ष क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है। यहाँ पर हम इन टॉपिक को अच्छे से समझेंगे क्लियर। बात आई भौगोलिक अक्ष क्या है। तो स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं कि आप दिशाओं का ज्ञान कैसे करोगे, मुझे दिशा कैसे बताओगे कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि जिधर से सूर्य निकलता है उधर पूरब है, और जिधर सूर्य छिपता है उधर क्या है, हमारा पश्चिम है। तो इसी हिसाब से क्या निकाल दोगे आप, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये सब किसके हिसाब से निकाला, भूगोल के हिसाब से। किसके हिसाब से निकाला, भूगोल के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से। तो अभी हमने पढ़ लिया भौगोलिक अक्ष की पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। लेकिन समझने के लिए क्या है, ये हमारी क्या है, एक चुंबक है। और जब हमने भूगोल के हिसाब से अपना पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखा तो क्या देखा, उसमें देखा कि तो भूगोल के हिसाब से क्या बताया कि जिधर से सूर्य निकलता है वहाँ पूरब होता है, जिधर सूर्य छिपता है वहाँ पश्चिम होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। ये किस हिसाब से बताया, भूगोल के हिसाब से बताया। यानी भूगोल के हिसाब से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण आया निकलकर। तो यानी अभी हमने पढ़ा भौगोलिक अक्ष क्या है। भौगोलिक अक्ष ये क्या है, हमारा भौगोलिक उत्तर है, ये भौगोलिक दक्षिण है, ये भौगोलिक पूरब है, ये भौगोलिक पश्चिम है। तो जो हमारा भौगोलिक उत्तर है और भौगोलिक दक्षिण है, उनको जो मिलाने वाली रेखा है उसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। अब इसको भौगोलिक अक्ष क्यों कहते हैं और चुंबकीय अक्ष क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये हमारे भूगोल के हिसाब से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण निकल के आए। लेकिन जब हमने चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो उसका एक सिरा कहाँ जाता है, उत्तर की ओर, और दूसरा दक्षिण की ओर जाता है। लेकिन जब हमने उसे डीपली में जाकर देखा तो क्या पाया कि उसका जो सिरा है वो एग्जैक्टली उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में नहीं होता। क्या नहीं होता कि जब हमने डीपली जाकर देखा, प्रयोग किया, तुम भी जब प्रयोग करोगे और देखोगे कि जो चुंबक का उत्तरी सिरा है वो रियल में उत्तर की ओर नहीं जाता और जो दक्षिणी ध्रुव है वो रियल में दक्षिण की ओर नहीं जाता। यानी कहाँ जाता है वो, इतना, यहाँ और इधर। यानी चुंबक का उत्तरी सिरा ये होगा और दक्षिणी सिरा ये होगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये भूगोल के हिसाब से उत्तरी सिरा है, तो क्या हुआ, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये भूगोल के हिसाब से क्या हुआ, दक्षिणी सिरा हुआ, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हुआ। और जैसे ही हमने चुंबक को लटकाया तो क्या देखा कि चुंबक हमारी यहाँ से यहाँ जा रही है। तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारा चुंबकीय दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो जो हमारी भौगोलिक अक्ष है और चुंबकीय अक्ष है, तो क्या हुई, वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो या है ये हमारी कहलाएगी भौगोलिक अक्ष। और जो हमारी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा है वो कहलाएगी हमारी क्या, चुंबकीय अक्ष। और इन दोनों के जो बीच में एंगल बना होता है, अभी पढ़ाऊंगी मैं, वो है 11.5 डिग्री। उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब अपनी थ्योरी। तो सबसे पहले भूचुंबकत्व की पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अभी पढ़ा हमने। पृथ्वी के चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं। उसके बाद आप पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में कुछ पद है, क्या है, पहला भौगोलिक अक्ष की पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्या है, डायग्राम है कि ये क्या है, हमारी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, और इसको जारी जोड़ी रेखा ये क्या कहलाएगी, हमारी भौगोलिक अक्ष कहलाएगी। इसके बाद जब हमने चुंबक लटकाई तो ये क्या हुआ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव हुआ, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हुआ। तो ये क्या हुई, इनको मिलाने वाली रेखा, चुंबकीय अक्ष। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, चुंबकीय अक्ष। क्या है चुंबकीय अक्ष, कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को
मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। यह भौगोलिक अक्ष से लगभग कितना कोण बताया था अभी? 11.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है। जो हमारी चुंबक है वो भौगोलिक अक्ष से क्या होती है? 11.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है। इसके बाद आया भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर क्या होगा? भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं, क्योंकि हमें पता है भौगोलिक अक्ष क्या है। जो भूगोल के हिसाब से उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को बता रही है वो भौगोलिक अक्ष है, और उससे गुजरने वाला जो भी तल है वो क्या कहलाएगा? हमारा भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। इसी प्रकार चुंबकीय यामोत्तर, तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा? चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला तल हमारा क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। अपने टॉपिक को अच्छे से कोई रटना नहीं है, अच्छे से क्लियर करना है, समझ के करना है। अगर एक बार तुमने समझ लिया तो तुम्हारे हेडिंग क्या होंगे? अपने आप ही तुम्हारे याद होते चले जाएंगे, तुम्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगला हेडिंग क्या है? दिक्पात कोण। अभी बताया दिक्पात कोण, उसी कोण को क्या कहते हैं हम? दिक्पात कोण, जो 11.5 डिग्री आया। तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमने अभी डायग्राम में देखा कि जो हमारे क्या है? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो ये कोण बन रहा है ये क्या है? हमारा दिक्पात का कोण कहलाता है। इसका मान कितना? 11.5 डिग्री, लेकिन हम क्या लिख देंगे इसको? अल्फा। अल्फा से प्रदर्शित करेंगे। तो दिक्पात का कोण क्लियर हो। इसके बाद आता है हेडिंग नति कोण अथवा नमन कोण। क्या आता है? नति कोण अथवा नमन कोण। वैसे तो इसको भी तुम रटते आए हो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नति कोण अथवा नमन कोण कहते हैं। लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है? समझना है कि कैसे हुआ ये। तो इसको समझने के लिए एक रफली डायग्राम देखिए। इस डायग्राम को देखिए, कॉपी पे नहीं बनाना, इसको ऐसे समझाना है। ये ऐसा इसलिए हुआ, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थोड़ी गड़बड़ा गई थी। तो ये क्या है? पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन इसके अंदर जो चुंबक है ये उसका क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। और हमें पता है कि जो बल रेखाएं है वो कहाँ से कहाँ जाती है? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो जब बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में गई तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई? यही क्या हुई? हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई। और हमारा जो नति कोण अथवा नमन कोण है उसकी डेफिनेशन क्या है? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल है ये पृथ्वी का जो तल है, ये क्षैतिज तल है पूरा। क्षैतिज तल के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जितना कोण बना रही है वो हमारा दिक्पात का कोण है। अब अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर ही देखिए आप, हमारी चुंबकीय जो बल रेखाएं है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो यहाँ इस दिशा में है, क्योंकि बल रेखाएं यहाँ से निकली ऐसे गई तो ये क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और हमारा तल कहाँ है? ये हमारा तल हुआ। तल हमारा क्या हुआ? ये हुआ। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ये हुई। तो ये आपस में क्या बना रही है? एंगल बना रही है। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण अथवा नमन कोण अथवा नति कोण। कि जो हमारा क्षैतिज तल है वो और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है उसी को नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। आप इसको कहीं भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो ऐसे। ये यहाँ है और इसकी दिशा यहाँ है, इनको पीछे मिलाएंगे, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा। मैंने यहाँ क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पर इजीली एंगल बना हुआ है, यहाँ हमें बना के देखना पड़ेगा। और यहाँ क्या है? इजीली एंगल बने हुए हैं। क्योंकि इस पॉइंट पर देखिए, एक बार दोबारा डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या हो गया? पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी हो गई, हमारा क्या हुआ? एस ध्रुव हो गया चुंबक का, ये एन ध्रुव हो गया। एस ध्रुव एन ध्रुव हो गया। हमारी बल रेखाएं गई, ऐसे गई, तो ये क्या हो गया? हमारे चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हुई। और हमारा जो क्षैतिज तल है पृथ्वी का ये है। तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में? ये एंगल बन रहा है। यही एंगल क्या हुआ? हमारा दिक्पात कोण अथवा नमन कोण, नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है।
तो यही हमारा क्या है, हेडिंग में लिखा हुआ है। नतिकोण अथवा नमन कोण किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक इसके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाला कोण नतिकोण अथवा नमन कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या हुआ कि नतिकोण अथवा नमन कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल में हमसे पूछा जाएगा कि नतिकोण की वैल्यू, नमन कोण की वैल्यू बताइए, नतिकोण की वैल्यू बताइए। तो न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा उसकी उत्पत्ति करेंगे। तो कैसे करेंगे, अभी बताया हमने क्या, क्षैतिज के बीच तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच। मान के चले ये हमारी चुंबकीय सुई है, इसमें बना लेना, यहाँ क्या है हमारा एन ध्रुव, इधर एस ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा ऐसे चलेगी और जो हमारी चुंबकीय सुई होती है, जिधर हमारी चुंबकीय सुई होती है वहीं उधर क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुई बी, चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारी क्षैतिज है, तो इसके भी इन दोनों के बीच क्या कोण बना, थीटा बना। ये क्या है हमारा नतिकोण अथवा नमन कोण। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो सबको पता है थीटा वाला कोस थीटा और जिसमें थीटा नहीं है वो साइन थीटा। तो ये क्या हुआ, बी एच हॉरिजेंटल है ये, तो बी एच इज इक्वल टू बी कोस थीटा हो गया। ये वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर तल, तो बी वी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि मैंने पहले चैप्टर में ही कंपोनेंट बता दिए थे कैसे कैसे हुए ये, क्योंकि ये बी है तो बी कोस थीटा और ये क्या हुआ हमारा बी साइन थीटा। यानी बी एच हॉरिजेंटल जो है वो बी एच इज इक्वल टू क्या है, बी कोस थीटा। तो अगले आगे क्या लिखेंगे हम कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच इज इक्वल टू बी कोस थीटा है हमारा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बी वी वर्टिकल इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा बी साइन थीटा। अभी आए हमारे घटक निकलकर, ये समीकरण 2 हो गई। अब इसमें दो फॉर्मूले आएंगे, एक तो आएगा नमन कोण का और एक पूछा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर कैसे जुड़ेंगे, ये हमारे बी एच लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड स्क्वायर होके जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, बी स्क्वायर एच बी वी स्क्वायर ऐड हो गए प्लस के इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस करनी है समीकरण 1 वर्ग करके, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हुआ, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद बी ये ऐसे सेम उतार लिया इज इक्वल टू क्या हुआ, इसमें बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉमन आने पर क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जिसको नहीं भी पता होगा वो याद कर लीजिए कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऐसे ही उतर गए सब बराबर, इसकी वैल्यू 1 है, 1 की जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या आएगी, तो इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, कैसे भी करना है, या तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर अंडर रूट लगाओ या लिख दो वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करने पर। तो दोनों ओर का वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट आ गया, इसका वर्गमूल करेंगे स्क्वायर इसलिए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। ये तो है हमारा फॉर्मूला, याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक देंगे और ऊर्ध्वाधर घटक देंगे, ये दोनों देंगे, चुंबकीय क्षेत्र पूछेंगे। हो सकता है वे चुंबकीय क्षेत्र दे दे और हमारा क्या कर दे, क्षैतिज घटक दे दे, ऊर्ध्वाधर घटक पूछ सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और ये हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है। उसके बाद आगे क्या होगा कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो क्या आएगा, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा।
तो ऐसे ही होगा जब हम भाग करेंगे, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कोस थीटा, बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पर, टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, क्योंकि हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, जो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा टेन थीटा। तो क्या हो गया ये हमारा, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हमारे न्यूमेरिकल अधिकांश इसी फॉर्मूले से होंगे, जहाँ पर हमें क्या देगा, क्षैतिज घटक देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक देंगे और हमसे पूछा जाएगा नतिकोण अथवा नमन कोण बताइए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से समझना, एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखना, पूरा देखना, कॉपी पे बाद में करना, पहले वीडियो को समझना, उसके बाद अपनी कॉपी पे उतारने की कोशिश करना। कॉपी पे सिर्फ वही उतारने हैं जो मैंने पेज पे दिखाया है, अगर मैंने कोई रफली दिखाया उसको कॉपी पे नहीं उतारना है। थैंक यू।